अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं TNT+786। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर लें। चले हम आज की वीडियो देखते हैं। किस्त नंबर 4, सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह मुनव्वरकरनी शेख मोहम्मद हयात के ज़माने में ही पहुंच गए थे। इन्होंने वस्त एशिया को फतह करने के लिए सिकंदर का रास्ता इख्तियार किया। 46 दो चश्मे के मुताबिक 666 हमजा में ज़ियाद बिन अबू सुफियान ने अपने बहादुर जनरल रबिया इब्न अल-हारिस को इराक़ से खरासान भेजा। रबिया हर मद्दे मुकाबिल को ज़ेर करता हुआ बल्ख जा पहुंचा। बल्ख हमेशा इस इलाके का जुनूबी दरवाज़ा रहा है। इसके बाद रबिया फुतूहात का सिलसिला जारी रखते हुए दरियाए सिंहू के किनारे पहुंच गए। मुसलमानों को यहाँ से बेअंदाज माल गनीमत मिला। 50 दो चश्मे 670 हमजा में ज़ियाद बिन अबू सुफियान गवर्नर का इंतकाल हो गया तो मावी ने उसके लड़के उबैद अल्लाह को वस्त एशिया की तस्खीर के लिए रवाना किया। उबैद अल्लाह बिन ज़ियाद ने सबसे पहले बैकंद जैसे मुतमविल शहर पर हमला किया, जो सूबा सकत का दारुल हुकूमत और तिजारत का मरकज था। यहाँ से बहुत सा माल गनीमत और 4000 कैदी लेकर बुखारा की तरफ बढ़ा। बुखारा पर उस वक्त एक नामी औरत हुक्मरान थी। मलका ने मुल्क को तबाही से बचाने के लिए 10 लाख दीनार सालाना खराज देने पर सुलह कर ली, लेकिन बाद में रियाया के उकसाने पर सुलह से मुनहरिफ हो गई और 1,20,000 के लश्कर के साथ मुकाबले को निकली। लेकिन लश्कर में फूट पड़ जाने की वजह से दोबारा सुलह की दरख्वास्त की, जो मंजूर कर ली गई और मुसलमान बगैर किसी कशत व खून के बुखारा में दाखिल हो गए। इस फतह का सेहरा सईद बिन उस्मान के सर रहा, जो उबैद अल्लाह बिन ज़ियाद के बाद खरासान के वाली मुकर्रर हुए थे। इसके बाद इस्लामी लश्कर ने बहुत जल्द समरकंद और तरमज पर कब्जा कर लिया। सईद के बाद मुस्लिम बिन ज़ियाद खरासान के वाली मुकर्रर हुए। इन्होंने महलब को तुर्किस्तान फतह करने पर लगाया, जिन्होंने पेदर पे हमलों की वजह से दुश्मन को मगलूब कर लिया और मुजाहिदीन को इतना माल गनीमत मिला कि हर सिपाही के हिस्सा में 10-10 हज़ार दिरहम आए। कैतबा बिन मुस्लिम और वस्त एशिया की फुतूहात। महलब से मरूब होकर वस्त एशिया के अक्सर अमरा ने मुसलमानों का बाजगजार बनना कबूल कर लिया था। महलब की वफात के बाद इसका बेटा यजीद इसका जानशीन बना, तो उसने अपनी गलत पॉलिसियों की बदौलत कबाइल से ख्वाह मखुआ बिगाड़ ली। जब इसकी खबर हुज्जाज को पहुंची तो उसने एक मिस्री सरदार कैतबा बिन मुस्लिम को खरासान का गवर्नर बनाकर भेजा। कैतबा बड़ा बहादुर और तजुर्बाकार जर्नल था। इसने 86 दो चश्मे 704 हमजा में मावरा अनहर को फतह करने का हुक्म हुज्जाज से लिया। इसकी किस्मत में न सिर्फ वस्त एशिया फतह करना था, बल्कि बुद्ध मत और आतिश परस्ती की जगह इस्लामी तहजीब व रिवायात को उन लोगों के दिलों में बसाना लिखा था। आज सदियों गुजर जाने के बाद बावजूद वस्त एशिया के लोग इस्लाम के उसी तरह शदाई हैं। कैतबा का मकसद सिर्फ फुतूहात पर इक्तिफा करना ही ना था, बल्कि इस्लाम की इशाअत भी इसके पेश नज़र थी। इसलिए ये अपने साथ कुरान ख्वान और वाइज भी रखता, जो अपनी तिलावत और खुतबों से मुजाहिदीन के दिलों को गरमा देते। तुर्किस्तान उस वक्त छोटे छोटे मुल्कों में बटा हुआ था, जो आए दिन एक दूसरे से बरसर पैकार रहते थे। कैतबा ने इन हालात से फ़ायदा उठाकर सबको काबू में कर लिया। जब कैतबा जैजों अबूर करके आगे बढ़ा तो सुगानिया का हुक्मरान तोहफे तहाइफ लेकर आगे बढ़ा और इताअत कबूल कर ली। इसकी देखा देखी शौमान और कुफियान के हुक्मरानों ने भी खराज के वादे पर इताअत कबूल कर ली। इसके बाद उसके ताइबो नसर और सालेह ने काशान और फरगाना को फतह कर लिया। फतह बुखारा। बुखारा को इससे कबल भी मुसलमान 3 बार फतह कर चुके थे, लेकिन हर बार यहाँ बगावत हो जाती थी। लेकिन अब चौथी बार फिर मुसलमानों ने फौज कुशी की, मगर फतह ना पाई। हुज्जाज ने इस नाकामी का हाल सुना तो बुखारा का नक्शा तलब करके हिदायत की कि फलां अतराफ से चढ़ाई की जाए। कैतबा ने उन हिदायत के मुताबिक चढ़ाई करके शहर का मुहासरा कर लिया। तुर्कों और सकदियों की एक मुत्तहिदा फौज भी बुखारा वालों की मदद को आ गई, जिसे देखकर अहल बुखारा मैदान में आ गए। इस तरह एक तरफ अहल बुखारा की फौज और दूसरी तरफ तुर्कों और सकदियों की फौज जुमा हो गई और मुसलमान दोनों के दरमियान आ गए। बड़ी खूनरेज़ी जंग हुई। इस्लामी फौज का एक दस्ता शिकस्त खाकर पीछे हटा तो अरब औरतों ने भागते हुए मुसलमानों को गैरत दिलाई और घोड़ों को डंडे मार मार कर वापस मैदान जंग की तरफ धकेल दिया। आखिर मुसलमान संभले और इस जोर से हमला आवर हुए कि अहल बुखारा के पांव उखड़ गए और चौथी बार अहल बुखारा ने ऐसी तौबा की और सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया कि बुखारा दीन इस्लाम का मरकज बन गया और यहाँ बड़े बड़े इमाम बुखारी जैसे आलम दीन पैदा हुए और आज भी लोग बुखारी कहलाने पर फख्र महसूस करते हैं। जब हुज्जाज को मुसलमानों की फौज दुश्मन के घेरे में आ जाने का पता चलता तो वो मसाजिद में कैतबा की सलामती के लिए दुआएं कराता। वर्दोन असलहा साजी के लिए मशहूर था। अरब सबसे पहले जिस चीज़ को गनीमत के तौर पर हासिल करते वो हथियार थे।
अगरचे बैकंद से भी बेशुमार असलहा सिपाहियों के हाथ लगा, लेकिन फिर भी यहाँ के असलहा की ये कदर मांग थी कि एक नेज़ा 70 दिरहम में, तलवार 200 और सिपर इससे भी ज्यादा कीमत में फरोख्त होती। तैतबा ने 10 साल बाद वर्दोन की तरफ तवज्जो की, लेकिन तर्क शहजादे भी इस मुतवक्के हमले के मुंतज़िर थे। इन्होंने आपस में इत्तेहाद करके मुत्तहिदा फौज रास्ते में ला खड़ी कर दी थी। फरगाना का हाकिम भी उनसे मिल गया। खाकान चैन का भतीजा भी मशरिक से आकर उनके साथ हो गया। ऐसा मालूम होता था कि तुर्कों को खतरे का बेहद अंदाजा हो चुका था और अज़्म कर लिया था कि मुत्तहिद होकर अरबों को मार भगाएं। अरबों में मुजाहिदीन की कमी न थी, क्योंकि बनी तमीम, बकर और अबद अल्तस कबाइल जो इन मार्कों में पेश थे उनकी तादाद 21,000 थी। लेकिन अरबों ने कभी भी तादाद की कमी बेशी का ख्याल न किया, बल्कि हमेशा जान को इस्लाम पर कुर्बान करने की आरज़ू होती। जान की परवाह के बगैर लड़ते और कामयाब रहते। तैतबा ने जब अपने आप को घिरा हवा पाया, इन हालात में भी अपनी फौज के हौसले पस्त न होने दिए। इसने सब कबीलों में फिर कर नसीहत की, मेरे बच्चों उठो और तुर्कों को परेशान कर दो। वकी बिन अबुल असद जो तमीम कबीले का सरदार था ने काजिम नामी एक जंगजू को हमला करने के लिए मुंतखब किया। मुसलमानों के पहले ही हमला में दुश्मन के पांव उखड़ गए। चीनी फौज भी चूंकि मुसलमानों के मुकाबले में लड़ने के लिए आई थी, इसलिए तैतबा ने इसका बदला लेना जरूरी समझा। चुनांचे मुसलमान फतह पर फतह हासिल करते हुए काशगर तक पहुंच गए। यहाँ से एक वफ्द हबीरा बिन कलाबी की सरकर्दगी में खाकान चैन के पास भेजा। वफ्द ने खाकान को बताया कि हमारे सरदार ने कसम खा रखी है कि जब तक चैन की सरजमीन को अपने पांव तले रौंद कर खराज वसूल न करेगा, इस वक्त तक वापस न जाएगा। खाकान ने पहले तो डराने की कोशिश की, लेकिन जब तमाम कोशिशें राय गई तो जजिया देना कबूल करके सुलह कर ली। जब खराज की रकम तैतबा के सामने रखी गई तो उसने कहा कि मैंने 2 चीज़ों की कसम खाई थी, एक तो खराज वसूल करने और दूसरे इस सरजमीन को पामाल करने की। पहली शर्त पूरी हो गई, दूसरी शर्त पूरी करने के लिए ज़रूर हमला करना पड़ेगा। चूंकि फरीकैन खूनरेज़ी से बचना चाहते थे, इसलिए ये तरकीब निकाली कि चैन की खाक से भरी एक बोरी तैतबा के सामने लाई जाए, जिसे वो पामाल करके अपनी कसम पूरी कर ले। चुनांचे ऐसा किया गया। इन मुहम्मद के खात्मे पर नज़म व नस्ब पर खास तवज्जो दी। रफ्ता रफ्ता तमाम तुर्किस्तान में इस्लाम फैल गया और वहाँ के शहर इस्लामी उलूम के मरकज़ बन गए। जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक 3000 साल कबल वस्त एशिया के लोग निहायत तहज़ीब याफ्ता थे। तवरान में अफरासियाब ने सबसे पहले रियासत की बुनियाद रखी और ईरान के पेशदादियाँ ख़ानदान के आखिरी हुक्मरान गरशासक को शिकस्त देकर ईरान और तवरान को मुत्तहिद कर दिया। बल्ख और बुखारा उसी के आबाद के हुए बताए जाते हैं। पामीर में एक शहर ताशकरगान वाक़े है, उसे अभी तक शहर अफरासियाब कहते हैं। ईरानियों की अफरासियाब के साथ जंग में ही रुस्तम के हाथों सुरा कत्ल होता है। अफरासियाब के बाद अरजासब तवरान का बादशाह बना। उसी बादशाह ने ज़रतश्त को कत्ल करवा दिया था। अफरासियाब के नाम का एक शहर भी मौजूदा समरकंद के करीब था, जहां आजकल शाहजिंदा का मशहूर आलम कब्रिस्तान है। आज सिर्फ पहाड़ी पर खंडर ही बाकी रह गए जो शहर अफरासियाब की याद ताज़ा करते हैं। इस पहाड़ी पर खंडरात की तह 50 फीट गहरी हैं और हर ता एक मुख्तलिफ दूर की जगह पेश करती है। मुअर्रिखीन और माहिरीन आसार कदीमा के लिए ये पहाड़ी तहक़ीक़ का एक बेबहा खजाना छुपाए हुए है। अफरासियाब की तारीख सदियों पुरानी है। इसने कोरियुश अफरासियाब, सिकंदर आज़म की फौजों और तैमूर जैसे अजीम हुक्मरान की अजमत देखी। तैमूर ने जब उसे अपना दार अल सल्तनत मुंतखब किया तो ये शहर फिर एक नई आबोताब के साथ सफ़ा हस्ती पर नमूदार हुआ और सिर्फ 22 साल के अरसे में ये शहर एक वसी व अरीज़ एशिया की सल्तनत का दारुल हुकूमत बन चुका था। 2007 में राक़िम ने शहर देखा है। अफरासियाब के खंडरात पर छत डालकर उसे महफूज कर दिया गया है। तैमूर के बाद उसके पोते अलगबैग ने तामीरात का सिलसिला जारी रखा। अलगबैग रोशन ख्याल फरमान रवा होने के साथ साथ ही दान भी था। अलगबैग के दौर में कसरत से जो मदरसे तामीर किए गए, उनकी वजह से समरकंद एशिया का सबसे बड़ा सकाफती और तालीमी मरकज़ बन गया। माहिरीन आसार कदीमा ने हाल ही में समरकंद में एक रसदगा का पता चलाया है जो अलगबैग की अजीम तख्लीक है। ये रसदगा एक 3 मंजिला इमारत थी और उसमें 7 मीनार थे। इस बेनज़ीर मुल्की मरकज़ में इंतहाई ज़हीन अफराद अलगबैग की निगरानी में काम करते थे। पटालमी के बाद अलगबैग ही वो शख्स था जिसने सितारों की पहली फहरिस्त तैयार की और उस फहरिस्त की साइंसी कदर कीमत आज तक कम नहीं हुई। हालांकि जिस वक्त ये तैयार हुई उस वक्त ही दानों के पास दूरबीन और दीगर जदीद कस्म के आलात नहीं थे। माहिरीन आसार कदीमा ने इस जगह जहां रसदगा थी एक बहुत बड़ा पैमाना भी दरियाफ्त किया है जो ज़ावियादार फासलों की पैमाइश करता था, जिसे एक चट्टान तराश कर नस्ब किया गया था। उसी जगह अलगबैग का मुजस्समा भी नस्ब किया गया है ताकि इसकी याद ताज़ा रहे।
بخارا اور سمرقند افراسیاب کے زمانے سے ایک دوسرے کے حریف رہے ہیں۔ روایت کے مطابق بخارا اور سمرقند دونوں میں سے کون سا شہر پہلے تعمیر ہوا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سامانی دور میں بخارا ایک وسیع سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ بخارا ابھی تک عجائب گھروں کا شہر کہلاتا ہے، جبکہ سمرقند جدید شہر بن گیا ہے۔ بخارا میں بی بی خانم اور شاہ زندہ جیسے فن تعمیر کے بے بہا نمونے نہیں ہیں، لیکن بذات خود شہر ایک بہت بڑی ثقافتی یادگار ہے۔ مینار کلین 100 سال سے شہر کے مرکز میں کھڑا ہے۔ یہ اذان کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ تیمور نے سمرقند کی عظمت کو چار چاند لگانے کے لیے آس پاس کے دیہاتوں کے نام بغداد، قاہرہ اور دمشق رکھے، جس کا مشابہ ظاہر کرتا تھا کہ تیمور کے دارالحکومت کے مقابلے میں عظیم شہروں کی حیثیت معمولی دیہاتوں سے زیادہ نہ تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ سمرقند کا سب سے بڑا باغ جہاں اتنا وسیع تھا کہ باغ میں ایک معمار کا گھوڑا بھٹک گیا اور کہیں ایک ماہ کے بعد جا کر ملا۔ وسط ایشیا میں مسلمان 8ویں صدی میں داخل ہوئے اور تھوڑی ہی مدت میں وہ تمام علاقے پر چھا گئے۔ عربوں نے تمام وسط ایشیا میں اسلام کا پرچم سربلند کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بکھری ہوئی مقامی آبادی ایک مشترکہ نظریہ حیات پر متحد ہو گئی۔ مذہب کے ساتھ ساتھ عربی زبان نے بھی فروغ پایا، جو نظم و نسق اور علم و ادب کی زبان بن گئی۔ قزاقستان کا جنوبی حصہ عربوں کی فتح سے زیادہ متاثر ہوا۔ اسپیتی میدانوں میں ترکی قبائل آزاد رہتے۔ قیطبہ بن مسلم کے بعد وسط ایشیا میں مسلمانوں کے قدم رک گئے۔ اسی کے زمانے میں سمرقند میں پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی، جس سے ترک اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کے کردار سے متاثر ہو کر بدھ مت اور آتش پرستی کو چھوڑ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ داغستان نے سب سے زیادہ اثر قبول کیا۔ شام کے دور تک پورا داغستان مسلمان ہو چکا تھا، اور آنے والی صدیوں میں عربوں کے رنگ میں اس طرح رنگ گئے کہ عربی زبان اور عرب تہذیب ان کی زبان اور تہذیب بن گئی۔ مغربی ترکستان کے بعد اسلام مشرقی ترکستان سنکینت تک جا پہنچا۔ 96 دوچشمے میں کاشگر فتح ہوا اور شمال میں سائبریا تک پہنچ گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب روسی ریاست ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ تاتاری قبائل کے مسلمان ہو جانے سے سائبریا سے وسط ایشیا تک اسلام ایک زبردست تہذیبی اور سیاسی قوت بن گیا۔ جون ہی خلفاء کی گرفت کمزور ہوئی تو وسط ایشیا میں آزادی کی تحریکوں نے جنم لیا۔ وسط ایشیا میں سب سے پہلی آزاد حکومت جو قائم ہوئی وہ سامانی خاندان کی حکومت تھی، جس نے ایران اور وسط ایشیا کو پھر سے متحد کر دیا۔ سامانی ریاست میں افغانستان، ایران، ماورانہر اور خوارزم کے سبھی علاقے شامل تھے۔ اس ریاست نے اس علاقے کی نسلی ثقافتی تاریخ میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ اس کے حد میں فارسی زبان کو عروج حاصل ملا۔ رود کی جیسا عظیم شاعر اسی دربار کی زینت تھا۔ بخارا کو اسی خانوادے کی وجہ سے ایسی عظمت نصیب ہوئی کہ لوگ اپنے نام کے ساتھ بخاری لکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تاریخ وسط ایشیا کی ابتدا اسی سامانی خاندان سے کی جا رہی ہے۔ سامانیوں سے پہلے درج ذیل وسط ایشیا کی یہ موجودہ 5 روسی جمہوریتیں تاریخی طور پر کبھی ترکستان کے نام سے موسوم تھیں۔ بعد میں ترکستان بھی 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جو ترکستان، 2 چینی ترکستان اور 3 افغانی ترکستان کے ناموں سے مشہور ہوئے۔ افغانی ترکستان یہ کبھی بخارا کی ازبک حکومت کے تحت تھا۔ یہ اب افغانستان صوبہ مزار شریف پر مشتمل ہے۔ افغانی ترکستان کا نام اب ترک کر دیا گیا ہے۔ یہاں کے لوگ ازبک ہیں اور فارسی بولتے ہیں۔ اس علاقے میں تانبا، سیسا، لوہا، سونے کی کانیں ہیں۔ گیس بھی دریافت ہوئی ہے جو روس کو فراہم کی جاتی تھی۔ چینی ترکستان کبھی روسی ترکستان کے ساتھ ملا ہوا تھا اور یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن بعد میں روسیوں کی سازش سے چین کے قبضے میں چلا گیا۔ ترکستان کو چین کا ایک صوبہ بنا دیا گیا اور اس کا نام سنکینت یعنی نیا صوبہ رکھا۔ یہاں کی آبادی ترکوں پر مشتمل ہے۔ کاشگر، ختن، ارومچی مشہور شہر ہیں۔ اب شاہراہ ریشم کے ذریعے پاکستان سے ملا دیا گیا ہے۔ مشرقی ترکستان اور مغربی ترکستان ارض دوران کا حصہ ہے، جس کی حدود دیوار چین سے دریائے والدہ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ چینی باشندوں نے ان ترکستانیوں سے ہی ملک کو بچانے کے لیے دیوار چین قائم کی تھی۔ یہاں بھی بغاوتیں ہوتی رہی ہیں۔ 1953 حمزہ سے داخلی خود مختاری دی ہے، لیکن اس پر عمل روس کی طرح کا ہی ہے۔ روس نے تو مغربی ترکستان کو کسی حد تک آزاد کر دیا ہے۔ خدا کرے کہ یہ چینی ترکستان پھر سے آزاد ہو کر اپنے مسلمانوں سپاہیوں سے عام لے۔ ہماری کتاب کا موضوع چونکہ وسط ایشیا کا علاقہ ازبکستان ہے، اس لیے مغربی ترکستان کے حالات ہی تفصیل سے لکھے جا رہے ہیں۔ باقی 2 کا صرف سرسری تعارف ضروری تھا۔ روسیوں نے اشتراکی عہد کے شروع میں ترکستان کو ایک روسی گورنر جنرل کے تحت رکھا، لیکن وہ ترکستان کے وسیع و عریض ملک کی یہ سیاسی وحدت برداشت نہ کر سکے اور اس وحدت کو ختم کر کے ترکستان کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ان کو خود مختار اشتراکی جمہوریتوں کا نام دیا۔
इश्तिराकी हुकूमत से कब्ल उन नामों की कोई हुकूमत ना थी। इनकलाब से कब्ल बुखारा, खैबा और खौकिन के नाम से अलग अलग हुकूमतें थीं। फ़िल वक़्त ये तमाम शहर जमहूरिया उज़्बेकिस्तान का हिस्सा हैं। इश्तिराकी हुकूमत ने तुर्किस्तान की वहदत को ख़त्म करने के लिए ज़बान, नस्ल और इक़्तिसादी उमूर को पेश नज़र रखे उन इलाक़ों की नई हदबंदी करके इन्हें नई इश्तिराकी जमहूरियतों का दर्जा देकर सोवियत हुकूमत का हिस्सा बना लिया। इसके लिए दलील ये दी गई कि उसका फ़ैसला खुद मकामी लोगों ने किया है। हालांकि रूस की ये बौद्धी दलील सफ़ेद झूठ पर इस तरह मबनी है जिस तरह अफगानिस्तान पर चढ़ाई करके दी कि रूसी फौजें अफगानियों की दावत पर वहां गई हैं। जिन रियासतों से हमारा ताल्लुक है वो ये हैं: 1 कजाकिस्तान, 2 उज़्बेकिस्तान, 3 किर्गिस्तान, 4 तुर्कमानिस्तान, 5 ताजिकिस्तान, 6 आज़रबाईजान। लेकिन ये जमहूरिया वस्त एशिया की बजाय यूरोपीय हिस्से में है। आज़रबाईजान तुर्किस्तान में शामिल न थी बल्कि ईरान का हिस्सा थी। वस्त एशिया में इश्तिराकी इक़्तिदार के खिलाफ मुसलमानों ने कई मकामात पर जद्दोजहद की। 1917 हमज़ा तक 1926 हमज़ा बसमाची तहरीक ने मुसलसल मुज़ाहमत जारी रखी। इस तहरीक में हर तबके के मुसलमान शामिल थे। रूसी इन्हें बसमाची यानी डाकू के नाम से पुकारते थे। बसमाची तहरीक पान तुर्की अज़्म और पान इस्लाम अज़्म की बुनियाद पर मुनज़्ज़म की गई थी। रूसी इसे बरतानिया की शरारत से तबीर करते, लेकिन ये सब प्रोपेगेंडा था। कोई तहरीक ज्यादा देर नहीं चल सकती। अनवर पाशा जो तुर्की के वजीर जंग रह चुके थे, 1921 हमज़ा में बुखारा पहुंच गए और ऐलान किया कि वो तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद करके हुकूमत कायम करेंगे। 1922 हमज़ा तक इन्होंने बुखारा पीपल्स रिपब्लिक के बहुत बड़े इलाके को आज़ाद करा लिया, लेकिन उसी जिहाद में अनवर पाशा शहीद हो गए। उनके तहत 20,000 तक फौजी थे, उनको भी शिकस्त हो गई। इनके बाद इब्राहिम बैग ने बुखारा में 1926 हमज़ा तक और जुनैद खान ने ख्वारिज़्म में 1924 हमज़ा तक अपने अपने दस्तों के साथ इश्तिराक से जिहाद करते रहे। 1930 हमज़ा तक ये तहरीक जारी रही, लेकिन उसे अब चलाने वाले ही ना रहे तो कब तक चलती। आखिर 13 साल के बाद ख़त्म हो गई। तहरीक पाकिस्तान के ज़माने में रूसियों ने वस्त एशिया के गर्दाहनी पर्दा और भी मजबूत कर दिया। साथ ही अफगानिस्तान को पख्तूनिस्तान का चकमा देकर पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया, क्योंकि भारत और रूस का उसी में सोवियत रूस को ये खतरा था कि पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी का असर उन वस्त एशियाई रियासतों पर भी पड़ेगा और वहाँ फिर लोग मजहब के नाम पर अलहदगी का मुतालबा कर सकते हैं। रूस दुनिया को महकूमा बनाते बनाते अफगानिस्तान को वियतनाम समझकर घुस गया, लेकिन यहाँ रूस को मुंह की खानी पड़ी। वस्त एशिया के मुसलमान फौजियों ने अफगानों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया, बाज़ अलग होकर रूस के खिलाफ लड़ने लगे। इससे रूस और परेशान हुआ। फिर इस तवील जंग पर रोजाना करोड़ों रूबल खर्च हो रहे थे, जिससे रूस के इक़्तिसादी निज़ाम की चोलें हिल गईं। आखिर गोरबाचोव के ज़माने में वस्त एशिया के मुसलमान आज़ाद कर दिए गए। अब ये मुसलमानों का काम है कि इस नेमत की कद्र करें और आपस में झगड़ों में उलझने से इज्तिनाब करें, क्योंकि पहले इससे बहुत नुकसान उठा चुके हैं। आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस 21 दिसंबर 1991 को काज़िस्तान के दारुल हुकूमत अल-अता में एक मुआहिदे पर दस्तखत हुए, जिसमें मुस्लिम रियासतों ने भी नई दौलत मुश्तरका में शामिल होने की मंजूरी दे दी, लेकिन बाल्टिक की रियासतों ने मुकम्मल आज़ादी पर इत्तफ़ाक़ किया। An agreement was signed in Alma-Ata, the capital of Kazakhstan on 21 दिसंबर 1991, was signed in which Muslim states also joined the new Commonwealth granted, but the Baltic states settled for full independence. बिल्कुल अलहदगी और आज़ादी बरकरार रखी। इसकी एक वजह यह भी है पूरे यूरोप की अखलाकी मदद इन्हें मैसर थी। रेडियो फ्री यूरोप गुज़श्ता 40 साल से उनके हक़ में मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा था। इस तरह नई दौलत मुश्तरका में 15 रियासतों की बजाय 11 शामिल हुई। एस्टोनिया, लतूया, मोल्दावी, लिथुआनी शरीक नहीं हुई। दौलत मुश्तरका में शरीक होने वालियों के नाम ये हैं: maintained absolute separation and independence. This is one of the reasons he had the moral support of Europe. Radio Free Europe in his favor for the past 40 साल he was constantly propagandizing. Thus instead of 15 states in the new Commonwealth, 11 joined. Estonia, Latvia, Moldova, Lithuania did not participate. Well, here are the names of the joint participants. जो दौलत मुश्तरका में शरीक नहीं हुई, which did not join the Commonwealth. वक्फ ताम। इनके अलावा 13 ऑटोनमस रिपब्लिक्स भी हैं, उनमें रेजसन, ओबलास्ट और नेशनल ओकरूग अजला भी हैं। ये जिस रियासत में वाक़ हैं उसी में शुमार होती हैं। इनमें भी मुसलमानों के अक्सर इलाके ज़ीरो शामिल हैं, मसलन तातारिया, दागिस्तान, चीचनी, अंश, ओसीशी वगैरह। In addition to these 13 autonomous republics, there are also regions, oblasts, and national okrugs, districts in the state.
Akas are counted in it. They also include Muslim majority areas, for example, Tataria, Dagestan, Chechnya, Ingush, Ossetia, etc. اپنی اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔